हेलो, मैं फरजान, आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी। क्लास 12 के लिए हमारे पास आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमारे पास आज का टॉपिक है क्या? टॉपिक का नाम है हमारे पास रिफ्लेक्शन बाई कर्व सरफेसेस, कि कैसे जब लाइट बेंड होगी किसी कर्व सरफेस पर, हमने जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना कर्व सरफेसेस का, उसी तरीके से हमारे पास एक और टॉपिक है कि जब कर्व सरफेस होगी कॉनकेव या कॉन्वेक्स तो उससे रिफ्लेक्शन कैसे होगा। और यहां पर आपको रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला भी ड्राइव करना है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज का होने वाला है। इस फॉर्मूले पे जो डेरिवेशन के बाद हम कैलकुलेट करेंगे, इस पे आपके पास कई न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत बेहतरीन से। दूसरी बात, ये डेरिवेशन खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्री बोर्ड्स में और आपके बोर्ड्स के एग्जाम में वो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला देकर बोलेंगे कि भाई इस फॉर्मूले को ड्राइव कीजिए, या तो वो आपसे सीधे सीधे बोलेंगे रिफ्लेक्शन बाई कर्व सरफेसेस को समझाइए, वरना वो आपको फॉर्मूला देकर बोलेंगे कि इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, ड्राइव करना है। तो कैसे हम उस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, हम जल्दी से आइए देखते हैं। तो हमारे पास बहुत बेहतरीन सा एक टॉपिक है आज का, बिल्कुल लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले तो हम एक कर्व सरफेस बना रहे हैं, ये रही अपनी कर्व सरफेस, ठीक है। अब वैसे तो ये कॉन्वेक्स कर्व सरफेस है, आपको पता होगी ना, ये अंदर वाली साइड कॉनकेव कहलाती है, बाहर वाली साइड कॉन्वेक्स कहलाती है। तो अगर यहां पर हम देखें, हमने कर्व सरफेस बनाई है, इसके बाहर जो मीडियम यहां पर रहेगा वो मीडियम है एयर। उस एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 से लिख रहे हैं, ठीक है। अंदर इसके ग्लास है, कर्व सरफेस है तो हम ऐसा मान रहे हैं कि अंदर इसके क्या है, ये अंदर इसके ग्लास है, ठीक है। अंदर यहां पर है ग्लास और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिख रहे हैं μ2। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अभी तक हमने सिर्फ एक कर्व सरफेस ली है जिसके बाहर का मीडियम एयर है और अंदर का मीडियम ग्लास है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर बनानी है एक ये लाइन जो सेंटर से पास होकर जाती है। आप सभी को याद है इस सेंटर को बोलते थे पोल, क्या बोलते थे? पोल। तो हमारे पास अभी हमने पोल बना लिया, ठीक है। क्योंकि इसका कर्वेचर अंदर है, तो जब इसका कर्वेचर अंदर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं पर रहेगा, ये रहेगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे रहेगा ना, इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपने अभी करना क्या है, आपने सबसे पहले एक कॉन्वेक्स सरफेस बनानी है। कॉन्वेक्स सरफेस बनाने के बाद आपको बाहर का मीडियम एयर और अंदर का मीडियम ग्लास लिख देना है। आपकी मर्जी, हम बाहर के मीडियम को μ1 मानेंगे, अंदर के मीडियम को μ2 मानेंगे। आप इसको μa और μg भी मान सकते हैं, क्योंकि लाइट जिस मीडियम से ट्रेवल कर रही है वो फर्स्ट होगा और जिसमें कर रही है वो सेकेंड होगा। और मीडियम की जो बाउंड्री होगी, जो इंटरफेस होगी दोनों मीडियम की, वहां पर होगा रिफ्लेक्शन। तो आपको बहुत बढ़िया करके चीजें ध्यान रखनी है। अब यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर भाई कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हमारे पास O, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट O से लाइट रे जा रही है और लाइट रे भेजते हैं इस ऑब्जेक्ट O से। कलर करते हैं चेंज। ये लाइट रे गई, सॉरी, ये लाइट रे यहां से यहां पहुंच गई, ठीक है। अब जब लाइट रे गई और लाइट रे को थोड़ा सा बिल्कुल सीधा बना देते हैं बढ़िया करके, ये लाइट रे हमारे पास जा रही है यहां पे। अब जब लाइट रे यहां गई है तो यहां पर देखिए इंटरफेस है ना, बाहर एयर है और अंदर कौन है, अंदर है ग्लास। तो लाइट की बेंडिंग होगी। बेंडिंग किधर होती है, जब लाइट रे रेजर टू डेंसर जा रही है तो लाइट जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चली जाती है। तो सबसे पहले आपको इस सरफेस पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा। किसी भी कर्व सरफेस पर जब आप नॉर्मल बनाएंगे, वो नॉर्मल उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाएगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम जल्दी से पहले यहां पर एक नॉर्मल बना देते हैं। आइए, वो नॉर्मल हमारा कर्व सरफेस की सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाने वाला है। तो हमने यहां पर एक नॉर्मल बनाया है। ये रहा अपना नॉर्मल, जो ब्लू कलर से बनाया है ना, ये अपना नॉर्मल है। इतनी बात समझ में आ रही क्या सभी लोगों को? ठीक है। ये जो एक लाइन बन गई ना, इसको हम यहां से हटा देते हैं। ये चलो कोई मसला नहीं उसका, ठीक है, वरना पूरा नॉर्मल हटाना पड़ेगा फिर हम लोग को। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अरे आ रही है ना। हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले एक कॉन्वेक्स सरफेस बनाई है, उसके बाद बाहर का मीडियम एयर, अंदर का मीडियम ग्लास लिया है, क्योंकि डायग्राम भी आगे चलते चलते थोड़ा सा बदलने वाला है इसलिए। फिर हमने उसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। प्रिंसिपल एक्सिस का ये सेंटर पॉइंट हमने पोल ले लिया। अब कर्वेचर क्योंकि अंदर है, अंदर की तरफ बेंडिंग है, तो अंदर की तरफ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बना देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट O ले लेना है। जब आप ऑब्जेक्ट O लेंगे तो उस ऑब्जेक्ट O से एक लाइट रे जा रही है, ये इंसिडेंट लाइट रे है हमारी, ठीक है। अब ये लाइट रे बेंड होगी और लाइट रे की बेंडिंग होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। जाना तो इसे सीधे चाहिए था, लेकिन मीडियम की वजह से इसकी जो बेंडिंग होगी ना, वो होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो अभी जाना सीधी थी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो यहां पे आ जाएगी ये, और हम कह रहे हैं यहां पर ये इमेज बनाएगी। उस इमेज का नाम क्या होने वाला है, उस इमेज का नाम होने वाला है O डैश। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये ब्लू कलर से जो हमने लिया है ना, ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है।
अगर आपको एक बात बहुत बढ़िया करके बताएं, इन पॉइंट्स को कोई नाम दे देते हैं। आइए, तो हमारे पास ये जो ऊपर पॉइंट है तो O हो गया, O' हो गया, C हो गया, P हो गया। इस पॉइंट को नाम देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं M, और इस M से एक नॉर्मल नीचे बनाते हैं जिसको नाम क्या देते हैं N। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप एक बात देखिएगा, ये MN आपने जब नॉर्मल लिया है तो N और P वेरी क्लोज हैं। अब N और P जब बहुत क्लोज रहेंगे ना तो आप डिस्टेंसेस चाहे P से मेजर करें चाहे N से मेजर करें। इतनी बात ध्यान में आ रही है? तो ये पूरा डायग्राम हमारा बन चुका है। अब आपको थोड़े से डायग्राम में बस अरेंजमेंट करने हैं, और वो डायग्राम की अरेंजमेंट क्या है आपके पास, आइए जल्दी से डायग्राम की अरेंजमेंट देखते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनाएगी ना प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनाएगी इस एंगल को आपको नाम देना है अल्फा। दे दिया, बहुत बढ़िया। इमेज के साथ जो ये एंगल बनाएगी, इमेज ओडेश थी, देखो O की इमेज रिफ्लेक्शन के बाद ओडेश पर बन रही थी। ये ब्लू वाला तो अपना नॉर्मल है, ठीक है। ब्लू वाले का नाम भी लिख देते हैं भाई कि ब्लू वाला अपने पास कौन है, ब्लू वाला अपने पास है नॉर्मल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इमेज बनाने वाला है वो होगी अल्फा। इमेज जो इमेज बनाएगी वो कौन होगी, वो होगी बीटा। दिख रहा है ना ये बीटा बढ़िया करके। और उसके बाद जो हमारे पास कर्वेचर है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो इमेज बनाएगा उस इमेज का नाम हो जाएगा गामा। तो हमारे उस एंगल का नाम हो जाएगा गामा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 एंगल है, एक ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, एक इमेज का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही साथ एक हमारे पास जो नॉर्मल है उसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, अल्फा बीटा गामा। इतनी बात आपको बढ़िया करके समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पर, जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई होता है। अरे होता है ना, होता है कि नहीं होता? बहुत बढ़िया। और दूसरी बात आपके पास देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये ग्रीन वाली जो जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल ये ब्लू वाला है, इसके बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो हमारे पास एक इंसिडेंस एंगल होगा और एक रिफ्रैक्शन एंगल होगा। डायग्राम पूरा बढ़िया करके समझ में आ रहा? बस डायग्राम बन चुका अपना। देखो फिर से एक बार, हमने एक ऑब्जेक्ट को कर्व सरफेस के सामने रखा है, उससे लाइट रे जा रही है ग्रीन वाली, नॉर्मल बनाया कर्वेचर से, लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आर है। ऑब्जेक्ट का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा है, इमेज का बीटा है और नॉर्मल का गामा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? फिर एक छोटी सी बात यहां पर और है, वो छोटी सी बात क्या है, हम डिस्टेंसेस लिख लेते हैं। देखिए, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है u, ठीक है। दूसरी बात थोड़ा सा और देखते हैं, पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, ये पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस होती है v, और पोल से लेकर कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हमारे पास 3 डिस्टेंसेस हैं, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u, पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस v, और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना डायग्राम आपको बढ़िया करके समझ में आ रहा है? डायग्राम आपको बेहतरीन दिख रहा है? कुछ कटिंग वटिंग तो नहीं हो रही ना? चलो बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको बस छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी है कि इस डेरिवेशन को हम लगाने कैसे वाले हैं। तो डेरिवेशन लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ ट्राइंगल देखने हैं। आइए जल्दी से। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ट्राइंगल की, तो हमारे पास एक ये ट्राइंगल देखो OMC, एक हमारे पास एक ट्राइंगल आ रहा है। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि इन ट्राइंगल OMC, ट्राइंगल OMC की जब हम बात करेंगे तो OMC ये रहा। अब हमारे पास ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि हमारे पास कोई ट्राइंगल बना हुआ है, देखो इस तरीके से हमारे पास कोई ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये एंगल है A, ये एंगल है B और ये एंगल है C। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है कि बाहर वाला जो एंगल है ना C, वो अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। इतना आपको याद रखना है कि जो बाहर वाला एंगल है C, वो अंदर वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। इतना आपको याद रखना है बस। ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप ये रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। साथ ही साथ जब हम प्रिज्म के लिए रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वहां पर भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज होगी कि एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल अंदर वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। आइए, अब जो ट्राइंगल हमने यहां पर लिखा है, जो ट्राइंगल हमने यहां पर लिखा है, उस ट्राइंगल के हिसाब से आप देखो बाहर वाला एंगल कौन है, इस ट्राइंगल का अपना OMC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसका बाहर वाला एंगल कौन है I, तो हम लिख देंगे बहुत बढ़िया करके, हम क्या लिखेंगे, हम
एंगल आई इक्वल्स, ठीक है। अब इसके इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर के दोनों एंगल कौन है, अल्फा प्लस गामा इक्वल्स एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। क्या बात समझ में आ रही है? और ये जो भी आपने लिखा है ना, जो भी आपने ये लिखा है, आप उसको किस में बंद कर देंगे, आप उसको बंद कर देंगे एक बॉक्स में। ये लीजिए, सबसे पहले हमने यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट करी है, क्योंकि आई हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल आई इक्वल्स अल्फा प्लस गामा। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है। फिर क्या, देखिए आपके पास कोई दूसरा ट्रायंगल भी है जिसमें कहीं पे आपको एक्सटीरियर एंगल मिल रहा हो, बिल्कुल है। अभी हमने लिया था ना OMC, अब क्या ले लेंगे भाई, O डैश फिर M फिर C, क्योंकि ये यहां पर हमारे पास, अच्छा O डैश MC लेंगे तो हमें एक और एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो एक बार लिया था आपने OMC, अब लेंगे O डैश MC, तो फिर लिखेंगे हम इन ट्रायंगल O डैश MC। अब O डैश MC की जब बात कर रहे हैं आप, तो आप देखिए ये वाला ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहां एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल कौन है, पहले तो अंदर वाला एंगल ढूंढो, एक तो R है और एक बीटा है, और इन दोनों का जो देखो ये वाला बाहर एक्सटीरियर एंगल, तो इस वाले ट्रायंगल की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाला है एक्सटीरियर एंगल मतलब एंगल गामा इक्वल्स इंटीरियर का सम मतलब एंगल R प्लस एंगल बीटा। क्या बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है ना। एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल बराबर किसके होगा, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, तो गामा इक्वल्स R प्लस बीटा। लेकिन एक बात बताना भाई, तुमने यहां से I निकाला है तो तुम्हें I के साथ साथ R चाहिए होता है ना, आई के साथ साथ तुम्हें क्या चाहिए, स्नेल्स लॉ लगाना है भाई, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ लगाओगे, तो तुम्हें आई के साथ साथ आर चाहिए, गामा चाहिए, गामा तो नहीं चाहिए, तो तुम गामा नहीं चाहिए तो गामा क्या करो, गामा को हटा दो। तो गामा कैसे हटाओगे, यहां से आर निकालने के लिए इस एंगल बीटा को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे, माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास जो आने वाला है ना, एंगल आर इक्वल्स एंगल गामा और ये माइनस के एंगल बीटा। क्या इतनी बात आपको बढ़िया करके समझ में आ रही है? अरे आ रही है क्या? तो आप बस इसको भी जल्दी से क्या बना दोगे, एक इक्वेशन बना दोगे। तो हमने यहां पर देखिए बहुत बढ़िया करके दो इक्वेशंस बना ली। आपको सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाना है, बहुत आसानी से, बहुत आराम से डायग्राम बनेगा, ठीक है। बस बेंडिंग करनी है, इमेज बनानी है, कर्वेचर बनाना है और ऑब्जेक्ट के साथ डिस्टेंसेस लिख देनी है। अल्फा बीटा है, गामा एंगल ले लेने हैं, ठीक है, आई और आर ले लेना साथ में। फिर आप सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे। तो हमने सबसे पहले आई और आर कैलकुलेट कर ली है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया, बहुत बढ़िया। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कहानी में, और कहानी में आगे चलने पर हमें क्या पता चले, देखो तुमने ये सब करा क्यों है। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई तुमने ये सब करा क्यों है, तो तुम सीधी सी बात बताओगे कि जब तुम ये सब कर रहे हो, आई और आर निकाल रहे हो, तो आई और आर निकालने के पीछे का मेन जो मोटिव रहता है ना हमारा, वो क्या रहता है, तुम आई और आर निकाल के स्नेल्स लॉ लगाओगे। तो तुम यहां पर लिखोगे बहुत बढ़िया करके, लिखोगे तुम फ्रॉम स्नेल्स लॉ। आइए, तो स्नेल्स लॉ होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अरे होता है ना, कल ही देखा था हमने, लास्ट डेरिवेशन, लास्ट न्यूमेरिकल एक लगाया था, उसमें देखा था कि साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब यहां पर वैसे तो हम इसको लिख सकते थे ना म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन, लेकिन हमने उसको लिख दिया म्यू टू अपॉन म्यू वन। स्मॉल एंगल्स के लिए ये बात नहीं चलेगी, आप साइन आई को आई मान सकते हैं, साइन आर को आर मान सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे आई अपॉन आर इक्वल्स क्या लिखेंगे भाई, म्यू टू अपॉन म्यू वन। आपने स्नेल्स लॉ लगाने के लिए ही आई और आर कैलकुलेट किए थे, इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप इसकी पूरे की क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, म्यू वन आई म्यू टू आर। तो हमारे पास आने वाला है एक और आइटम, तो हम यहां पर लिखेंगे म्यू वन आई इक्वल्स, ये आर म्यू वन को आई के पास पहुंचाएंगे और म्यू टू को आर के पास पहुंचाएंगे, तो इक्वल्स में आ जाएगा म्यू टू आर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये दिख रहा है आपको, कहीं कटिंग वगैरह तो कुछ नहीं हो रही है। तो हमने लिखा म्यू टू आई इक्वल्स म्यू वन आई इक्वल्स म्यू टू आर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन चुकी है, ये
ठीक है, इस इक्वेशन को भी हम कोई ना कोई नाम दे देंगे। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 3। क्या नाम देते हैं? इक्वेशन 3। अब देखो जरा, तुमने करा क्या, तुमने सबसे पहले एंगल आई और एंगल आर निकाल लिया, उसके बाद तुमने स्नेल्स लॉ लगाया। स्नेल्स लॉ साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स म्यू टू अपॉन म्यू वन लगाया। तुमने आई और आर को डायरेक्ट साइन आई साइन आर को आई अपॉन आर लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई। अब तुमने म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर ये लिख लिया है। लेकिन अब मसला क्या है मेन, तुम्हें आई और आर जो चाहिए ना वो तुम्हारे पास पहले से निकले हुए हैं। तो बस तुमने जो यहां से रिलेशन 3 बनाया है, इस रिलेशन 3 में पुट दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू इन इक्वेशन 3। आई और आर की वैल्यूज आप यहां पुट करने वाले हैं बहुत आराम से। तो तुम्हारे पास आई कितना था? अल्फा प्लस गामा, ठीक है। और तुम्हारे पास आर कितना था? तुम्हारे पास आर था गामा माइनस बीटा। तो हम उन वैल्यूज को बस यहां पर रखने वाले हैं। आइए जल्दी से, जब आप वो वैल्यूज रखेंगे तो देखो आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा, आओ जरा, तो हम यहां पर वैल्यूज रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन लिख देंगे ये भी हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड आई एंड आर इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारे पास ये रहा म्यू वन, देखो जरा, ये तो रहा म्यू वन के साथ आई। तुम डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि तुम्हारा आई किसके बराबर है। देखो तुम्हारा आई बराबर है इंसिडेंस एंगल किसके? अल्फा प्लस गामा के बराबर है। तो तुम उसको धीरे से यहां पर रख दोगे कि ये किसके बराबर था भाई? अल्फा प्लस गामा के बराबर। इक्वल में जाओ, म्यू टू लिखा हुआ है, तो म्यू टू के साथ तुम्हें चाहिए आर, और आर किसके बराबर? गामा माइनस बीटा के बराबर, गामा माइनस बीटा के बराबर, ठीक है ना। तुमने इतना लिख लिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यूज पुट करी हैं आई और आर की। अब इनको जरा सॉल्व करो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास आएगा म्यू वन अल्फा प्लस लगाइए, फिर क्या आ जाएगा? म्यू वन गामा इक्वल्स लगाइए, म्यू टू की मल्टीप्लाई गामा से तो म्यू टू गामा, फिर माइनस लगाइए तो म्यू टू बीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अरे आ रही है ना, बहुत बढ़िया करके। उसके बाद क्या करना है तुम्हें? अल्फा बीटा गामा अलग अलग, मतलब जो सेम सेम है उनको एक तरफ कर लो। तो तुम ऐसा करो ना, अल्फा बीटा को एक तरफ कर लो, गामा को एक तरफ कर लो। तो तुम इस वाले गामा को राइट हैंड साइड में भेज दो और इस वाले बीटा को लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो हमारे पास देखो पहले से कौन है इधर? पहले से हमारे पास है, हमारे पास म्यू वन अल्फा पहले से है, ठीक है। वो म्यू टू बीटा इधर आने वाला है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस के म्यू टू बीटा। क्या दिक्कत है कोई? बीटा को इधर ले आए, इस वाले गामा को आगे भेजना है। तो हमारे पास पहले से कौन है? पहले से है म्यू टू गामा उधर, ठीक है। ये प्लस का म्यू वन गामा आगे चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस के म्यू वन गामा। इतनी बात समझ में आ रही है? आपने आई और आर की वैल्यू स्नेल्स लॉ का जो आपने नई फॉर्म बनाई थी उसमें पुट करी है। अब उन आई आर की वैल्यू को आप रख के सॉल्व कर रहे हैं। तो इधर हमारे पास देखो आ जाएगा म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इक्वल्स, इधर से कुछ कॉमन, बिल्कुल कॉमन, गामा कॉमन है, इधर से गामा कॉमन है, क्या बचेगा? म्यू टू माइनस म्यू वन। क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? फिर से एक बार देख लीजिए, हमने करना क्या है, हमने स्नेल्स लॉ लगाकर ये फार्मूला बनाया था। इसमें आई और आर की वैल्यू आपने जो सबसे पहले कैलकुलेट की थी दोनों एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल्स में से, उनमें से आपने यहां पर आई और आर की वैल्यू पुट करी है, अल्फा प्लस गामा, गामा माइनस बीटा। वो वैल्यू पुट करके आपने एक ये रिलेशन बना लिया, ठीक है। अब ये जो हमारा रिलेशन है ना, इस रिलेशन में तुम्हें करना क्या है भाई? तुम्हें इस रिलेशन में इसको कोई नंबर दे देते हैं और नाम देते हैं इसको कोई बढ़िया सा, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो तुम्हें इस इक्वेशन 4 में अब पुट क्या करना है पता? अब बहुत आराम से कर सकते हो, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकाल के यहां पर रखनी है बस। अल्फा बीटा गामा निकाल के यहां पर रखने के बाद तुम्हारा पूरा डेरिवेशन बढ़िया करके हो जाएगा, बहुत आराम से पूरे नंबर मिलेंगे बहुत बेहतरीन करके, अगर आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लोगे बेहतरीन से। तो अब अल्फा बीटा गामा कैसे मिलने वाले हैं यार? आओ जरा चलते अपने डायग्राम के पास। ये है भाई तुम्हारा डायग्राम, ये, ठीक है। अब इस डायग्राम से तुम अल्फा बीटा गामा कैसे निकालोगे? तो क्या डायग्राम को हम लोग यहां से एक बार कॉपी कर लें? आइए डायग्राम को हम एक बार यहां से कॉपी कर लेते हैं। ये रहा पूरा अपना डायग्राम बेहतरीन सा, और इसको यहां से तुम क्या करने वाले हो? तुम कॉपी करने वाले हो। आओ जरा, बाकी सब ऊपर भेज दो जो जैसे चल रहा था। तुम्हें सिर्फ अल्फा बीटा गामा चाहिए ना, बाकी कोई चीज नहीं, अल्फा बीटा गामा निकाल के तुम्हें यहां पर रख देना है, ठीक है। आओ जरा डायग्राम को एक बार पेस्ट करते हैं, ठीक है, उठा के लाते हैं और थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं डायग्राम को कि कोई मसले ना हो आगे।
बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। डायग्राम दिख रहा है क्या बढ़िया करके? तो हमारे पास अब ये डायग्राम आ गया, तुम्हें अल्फा बीटा गामा निकालने हैं। अब अल्फा बीटा गामा कैसे कैसे निकाल लो, देखो तुम्हारा ये अल्फा, अगर तुम देखो ये जो तुमने एम एन बनाया था ना, ये बहुत बढ़िया काम करा। तुमने एम एन बनाकर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। पहला राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? ओ एन एम पहला, या ओ से ना लो, पहला कौन सा है? एम एन ओ, जिसमें तुम्हें अल्फा मिलेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है? एम एन ओ डैश, जिसमें तुम्हें बीटा मिल जाएगा। और तीसरा कौन सा है? एम एन सी, जिसमें तुम्हें गामा मिलेगा। तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में मिल रहे हैं तुम्हें। अब एक बात अगर देखें हम, तो हम ट्राइंगल का नाम सबसे पहले लिखने की जुगाड़ में रहते हैं। अब तो हम लिखेंगे फिर से इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है पहला? एम एन ओ, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एम एन ओ, अगर आप इस ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पिछली बार हमने एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ली थी, अब की कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक बढ़िया करके। अब राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हें लगाना है टंडे, तुम्हें चाहिए क्या है? तुम्हें गामा चाहिए ना, तुम्हें अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए, गामा चाहिए। तो अल्फा चाहने के लिए तुम्हें ये डिस्टेंस पता है और ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ये एम एन है ना, ये तीनों ट्राइंगल का बराबर है। तो ये कौन है? परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए तुम 10 लगाओगे। हमेशा ऐसा नहीं कि हम साइन या कॉस ही लगाते रहे, हम अपनी जरूरत के हिसाब से देखेंगे कि तुम्हें अल्फा चाहिए तो तुम्हें ये साइड यू पता है और ये एम एन तीनों ट्राइंगल्स में बराबर है। तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो सकता है ना, बिल्कुल हो जाएगा कैंसिल। तो आपको बढ़िया करके इस बात को ध्यान रखना है कि आप अल्फा बीटा गामा निकालते टाइम टेन थीटा लेंगे। तो हमने क्या करना है, स्मॉल एंगल्स के लिए बात हो रही ना, तो हम लिखेंगे भाई अल्फा इक्वल्स, कलर चेंज कर देते हैं। तुम कहां चले, कलर चेंज करते हैं। तो हम उठाते हैं दूसरा कलर और हम लिखते हैं भाई कि अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा इक्वल्स टेन अल्फा, और टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो तुम्हारे पास अल्फा इक्वल्स टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा बताना परपेंडिकुलर कौन है? एम एन, परपेंडिकुलर है एम एन, और नीचे में जो बेस आ रहा है तुम्हारे पास, वो बेस कौन है? वो बेस है ओ एन। ये देखो ना, यही तो बेस है राइट एंगल ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल एम एन ओ का बेस है ओ पी या ओ एन, एक ही बात है, क्योंकि पी और एन बहुत क्लोज है। तो हम यहां पर ओपी ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसीलिए नॉर्मल बनाया है कि कर्वेचर स्मॉल होगी तो पी और एन बहुत पास पास आ जाएंगे। तो हमारे पास देखो जरा इधर भैया, इधर अल्फा कितना आ रहा? अल्फा हमारे पास आ रहा एम एन अपॉन ओपी की वैल्यू कितनी है? यू। तो माइनस का यू रख दोगे ना तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि तुमने ये चीज पढ़ रखी है कि जिस साइड से लाइट आ रही है उधर की डिस्टेंसेस पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और जिस साइड जा रही है उधर की पॉजिटिव। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो नेगेटिव, राइट हैंड साइड जाओगे तो पॉजिटिव, बिल्कुल कार्टेशियन प्लेन की तरह। दूसरी बात, तुमने अल्फा निकाल लिया बहुत बढ़िया करके। अब तुम्हारी बारी किसको निकालने की है? अब तुम्हारी बारी है बीटा को निकालने की। आओ जरा, तो हम अगर बीटा कैलकुलेट करना चाहें तो फिर हम लिखेंगे दोबारा से इन ट्राइंगल। बीटा कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है? एम एन ओ डैश, ऐसा लिख सकते हैं। तो इन ट्राइंगल एम एन ओ डैश, तो यहां से अगर तुम बीटा निकालोगे, जरा बताना तुम्हारा बीटा कितना आने वाला है? देखो बीटा इक्वल्स 10 बीटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे बीटा इक्वल्स 10 बीटा, फॉर्मूला वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? सामने जो खड़ी वाली साइड है ना, वो परपेंडिकुलर है, एम एन। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, बचा वाला करीब बेस। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, बचा वाला कौन है? बेस। तो एम एन अपॉन बेस कितना है भाई? एन ओ डैश या पी ओ डैश, एक ही बात है। तो पी ओ डैश, इतनी बात समझ में आ रही है? तुम यहां पर से बीटा कैलकुलेट कर सकते हो बहुत सही से। आओ जरा जल्दी से बीटा अपना लिख लेते हैं यहां पर। तो हमारे पास आ गया, एक सेकेंड, ये वापस नीचे आ गया। हाँ, तो हमारे पास आ गया यहां पर बीटा इक्वल्स एम एन अपॉन पी ओ डैश। ये रहा पी ओ डैश। पी ओ डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये वैल्यू है वी। तो आप यहां पर v लिख देंगे और आगे की वैल्यूज प्लस में रहेंगी, तो आप इसको प्लस में लिखा रहने दो, कोई मसला नहीं है। फिर एक और ट्राइंगल है हमारे पास गामा निकालने के लिए। कौन सा ट्राइंगल है भाई? हमारे पास ट्राइंगल का नाम बताओ, छोटा वाला ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? देखो जरा, गामा किससे निकलेगा? ऊपर था हमारे पास एम एन सी,
तो इन ट्राइंगल MNC, ट्राइंगल MNC की जब बात करेंगे आप, तो ट्राइंगल MNC में आप फिर से वही निकालोगे भाई कि गामा इक्वल्स टेन गामा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद हो गया, सामने वाला MN परपेंडिकुलर है और बेस आपकी हो जाएगा PC। बेस क्या हो जाएगा? PC। तो तुम पे गामा निकल के आएगा MN अपॉन PC की कोई डिस्टेंस है तुम्हारे पास? बिल्कुल है R। तो आगे के लिए तुम प्लस R लिख दोगे। क्या तुम्हारी बात समझ में आ रही है भाई? तुमने अल्फा बीटा गामा राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लिए। तीन ट्राइंगल जिसमें एक में अल्फा आएगा, एक में बीटा आएगा, एक में गामा आएगा, तीनों से परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाकर तुमने ये तीनों एंगल्स निकाल लिए है ना। क्या करना है फिर? अल्फा बीटा गामा को इधर पुट कर देना है, जो तुमने इक्वेशन बनाई थी 4 बनाई थी ना, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में दोबारा से पुट कर दो जरा इसको। तो इक्वेशन 4 हमारे पास जो थी उसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। ये पूरी हमारे पास है इक्वेशन 4। आइए इसमें फिर हम वैल्यूज रख देंगे। आओ सर, ये है इक्वेशन 4। अंदर अंदर का मामला कॉपी कर लो। ये कॉपी हो गई। अब इसको उठा के लाओ। देखो अल्फा निकला है MN अपॉन माइनस यू, बीटा निकला है MN अपॉन वी, गामा निकला है MN अपॉन आर। कोई बात नहीं, इन सबको हटाओ, ऊपर ले जाओ। अपनी जो इक्वेशन है ना उसको यहां पर पहले पेस्ट करो। ये अपनी इक्वेशन आ गई, ये बेहतरीन करके। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस अल्फा बीटा गामा यहां पुट कर देने हैं। तो अल्फा बीटा गामा यहां पुट करोगे तो जरा बताना तुम्हारे पास, देखो इधर है क्या। तुम्हारे पास है म्यू1। अल्फा कितना था अगर तुम्हें याद हो? अल्फा था MN अपॉन माइनस यू था ना, प्लस लगाइए। म्यू2। बीटा कितना था अगर याद हो तुम्हें? बीटा था MN, हाँ जी, बीटा था MN अपॉन प्लस का V इक्वल्स गामा कितना था? सॉरी, गामा की वैल्यू थी तुम्हारे पास एक, गामा की वैल्यू थी MN अपॉन R। याद है ना, अल्फा बीटा गामा उनकी डिस्टेंसेस के साथ MN लिख के उनकी डिस्टेंस, अल्फा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी तो MN अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बीटा इमेज डिस्टेंस थी तो MN अपॉन इमेज डिस्टेंस, और गामा क्या थी? कर्वेचर तक की डिस्टेंस, तो MN अपॉन कर्वेचर तक की डिस्टेंस। कुछ भी नहीं करना यार, बहुत आसान है। ठीक है, तुम्हें लिखना है म्यू2 माइनस म्यू1 आगे बढ़िया करके। अब देखो इधर जरा, इधर से MN सेम आ रहा ना, दोनों साइड कॉमन ले लो। तुम जब MN यहां से कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास देखो MN तो आ गया, कॉमन बाहर आ गया। ठीक है, अंदर क्या बच रहा? अंदर बच रहा माइनस के म्यू1 अपॉन यू, प्लस में क्या बचेगा? म्यू2 अपॉन वी, और इक्वल्स में MN अपॉन आर तो वैसे ही है, और ब्रैकेट में कौन चल रहा तुम्हारे पास? म्यू2 माइनस म्यू1। कुछ कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। तुमने MN से MN कैंसिल कर दिया। अब MN से MN कैंसिल करा, इधर क्या बच रहा तुम्हारे पास? इधर बच रहा माइनस का एक टर्म प्लस का। इतना तो तुम्हें पता है यार, प्लस वाला पहले लिख देंगे। तो लिख दिया तुमने म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल्स, ये MN कैंसिल, क्या बचा? 1 अपॉन आर म्यू2 माइनस म्यू1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? वैसे हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। हमारा ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया करके प्रूव हो चुका। हमें यही फॉर्मूला प्रूव करना था, और आपसे ये फॉर्मूला देकर पूछा रहेगा कि भाई इस फॉर्मूले को डिड्यूस कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही हमारे पास क्या है? यही हमारे पास है फॉर्मूला, रिक्वायर्ड फॉर्मूला। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इतनी तो बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी अगर तुम मीडियम्स की बात करो, तुमने अगर याद हो कि पहला मीडियम कौन था तुम्हारे पास? एयर था, और दूसरा मीडियम कौन था? ग्लास था। तो अगर हम यहां पर एक छोटा सा जुगाड़ लगाएं, छोटा सा जुगाड़ क्या भाई तुम्हारे पास? उठाते हैं लाल कलर। तो इफ म्यू1 जो कि एयर के लिए था, हम 1 ले लेंगे, और म्यू2 को फिर म्यू2 तो नहीं लेंगे ना, फिर हम म्यू लेंगे। तो म्यू1 को आपको 1 लेना है एयर के लिए, फिर म्यू2 नहीं बचा, म्यू2 बचा म्यू। तो इन वैल्यूज को अगर पुट करोगे तो म्यू2 अपॉन म्यू, तो म्यू2 क्या हो जाएगा? सीधा सीधा म्यू2 हो जाएगा सीधा सीधा म्यू। तो हम यहां पर लिखेंगे म्यू अपॉन वी माइनस म्यू1 कितना है? 1 अपॉन यू इक्वल्स 1 अपॉन आर। म्यू2 कितना? म्यू, आगे म्यू1 कितना? 1। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी आ गया है, ऊपर वाला मेन फॉर्मूला आपके लिए। एक बार जल्दी से अगर आप बहुत ध्यान से चीजों को देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपसे जरूर पूछा रहेगा, तो इसको बहुत बढ़िया करके आपको देखना है। सबसे पहले आप बनाएंगे डायग्राम, स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलेंगे। अब बिल्कुल सबसे पहले आप बनाएंगे डायग्राम। एक कॉन्वेक्स सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे यू डिस्टेंस पर, बेंडिंग कराएंगे, नॉर्मल के पास ले जाएंगे, इमेज बना देंगे ओ डैश।
डिस्टेंसेस आपको पता होंगे, आप अल्फा बीटा गामा एंगल्स कंसीडर करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा, कर्वेचर के साथ गामा, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि नॉर्मल का आपने इंपॉर्टेंस देखा है ना, mn हर बार बराबर आ रहा था। फिर आपने क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना है बड़े वाले ट्राइंगल में, आई इक्वल्स अल्फा प्लस गामा। फिर छोटे वाले ट्राइंगल में लगाओगे तो गामा इक्वल्स आर प्लस बीटा। वहां से आपने आर निकाल लिया। आई और आर निकालने के बाद आपको तुरंत समझ में आएगा कि अब लगाना है स्नेल्स लॉ। जल्दी से इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। जैसे ही आपने ये लगाया तो आप समझ गए कि अब लगाना है भाई स्नेल्स लॉ। आपने स्नेल्स लॉ लगाया। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। आपने जल्दी से वहां पर एंगल स्मॉल थे तो आई अपॉन आर इक्वल्स म्यू टू अपॉन म्यू वन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो म्यू वन आई इक्वल्स म्यू टू आर आपने कर दिया। दूसरी बात, अब आपने क्या करा, जो आपने वैल्यूज निकाली थी ना आई और आर की, उन आई और आर की वैल्यूज को आपको रख देना है यहां पर। तो आई और आर की वैल्यूज जब आप रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी अल्फा गामा, गामा माइनस बीटा। आप उसको सॉल्व करके एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें अल्फा बीटा गामा को आप सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, जल्दी से आप दोबारा से अपने डायग्राम के पास जाएंगे और डायग्राम के पास जाके आपने टेन थीटा लगाना है। तीनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, एक बार MNO, एक बार MNO डैश, एक बार MNC। राइट एंगल ट्राइंगल लेकर आप अल्फा इक्वल्स टेन अल्फा, हर बार अल्फा निकाल लेंगे। तो एक बार अल्फा आ जाएगा MN अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक बार अल्फा आ जाएगा MN अपॉन इमेज डिस्टेंस, और एक बार अल्फा आ जाएगा MN अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अल्फा बीटा गामा निकाल के आपने जो इक्वेशन बनाई थी ऊपर स्नेल्स लॉ लगाने के बाद, उसमें अल्फा बीटा गामा रख देने हैं। MN को कॉमन करना है, सेपरेट करना है, कैंसिल करना है, आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। अगर एक्स्ट्रा चुल है, कोई कीड़ा है, तो क्या करना है, तो आपको लिख देना है कि भाई म्यू वन इक्वल्स 1 होता है और म्यू टू इक्वल्स उस केस में म्यू हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा रिक्वायर्ड फार्मूला। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे से लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये आएगा जरूर, ठीक है। हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट लो यहां पर जहां पर आपने अल्फा बीटा गामा निकाले हैं, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक है। और एक बार इसका ले लो लास्ट, बाकी ऊपर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे मिलेंगे हम लोग किसी और बहुत बेहतरीन से टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।